हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमें पढ़ना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को पढ़ेंगे वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो शुरू करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इट इज द बेसिक इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट। क्या कहा है कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री को एक बेस प्रोवाइड कराती है। कैसे बेस प्रोवाइड कराती है? एंड अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट। ये भी तो कहा है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो उस पर डिपेंड है। कैसे, क्यों कहा है ये कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो एक प्रोसेस के बाद दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। कैसे? सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीन चाहिए। और मशीन किससे बनेगी? आयरन और स्टील से, है ना। तो दूसरी किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन चाहिए होंगी, और वो मशीन किससे बनेगी? मशीन बनेगी आयरन और स्टील से। तो इसीलिए कहा है कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, बेस प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो उस पर डिपेंड है अपनी मशीन्स के लिए, अपने इक्विपमेंट्स के लिए। और production and consumption of steel is often regarded as the index of the country's development। क्या कहा है कि अगर किसी कंट्री के डेवलपमेंट को हमें देखना है ना बच्चे, तो हम देखेंगे कि वहां पर कितना स्टील, आयरन और स्टील प्रोड्यूस हो रहा है और वो कंट्री कितना कंजप्शन कर रही है। अगर कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा आयरन स्टील को प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उसके साथ साथ वो कंजप्शन भी उतना ही ज्यादा कर रही है, देन वी कैन से द कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। और अगर प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और कंजप्शन भी कम हो रहा है तो क्या होगा? वो डेवलप कंट्री नहीं होगी, वो उतनी डेवलप नहीं कंट्री नहीं होगी जितनी ज्यादा कंज्यूम करने वाली कंट्री डेवलप्ड होगी। मतलब प्रोडक्शन और कंजप्शन को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कोई कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रही है। ये एक इंडेक्स बताता है हमें, एक इंडेक्स बताता है कि वो कंट्री इतना प्रोडक्शन कर रहा है और इतना कंजप्शन कर रहा है। आई बात समझ में कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा कंजप्शन होगा, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। ओके। एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? एक हैवी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्री है अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल। कि जो हैवी इंडस्ट्रीज क्यों है कि जो आयरन स्टील का रॉ मटेरियल है क्या है? हैवी एंड बल्की है। हैवी एंड बल्की है तो इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? किस में? हैवी इंडस्ट्रीज में हम इसको रखेंगे। हैवी इंडस्ट्रीज में रखेंगे कि इसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा वो भी हैवी एंड बल्की होगा और उसके साथ साथ जो फिनिश्ड गुड होगा वो भी काफी हैवी होगा। तो हम इसको किस में रखेंगे? हैवी इंडस्ट्रीज में रखेंगे। अब जो फिनिश्ड गुड है वो भी हैवी बल्कि है और जो रॉ मटेरियल है वो भी हैवी है। तो उसके लिए क्या लगेगा? हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसको ट्रांसपोर्ट अगर हमें करना है, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, उसके साथ साथ हमें फिनिश्ड गुड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। आयरन और से अगर हमें आयरन और स्टील में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक प्रोपोर्शन चाहिएगा, एक रेशो चाहिए। क्या है रेशो? 4/2/1, 4:2:1। और 4:1 के रेशो में हमें क्या चाहिए? आयरन और कोकिंग कॉयल एंड लाइमस्टोन। तो इसको प्रोसेस करने के बाद इस रेशो में ये सारी चीजें ऐड करने के बाद हमारे पास आयरन और स्टील बनकर आता है। और स्टील को अगर हमें थोड़ा जब ये बनता है, प्रोसेस होता है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको और हार्डन करने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कुछ अमाउंट जो इंक्लूड की जाती है वो है मैग्नीज। कुछ अमाउंट में मैग्नीज को मिलाया जाता है ताकि उसको हार्डन बनाया जाए, उसको हार्ड बनाया जाए। अब हम इंडिया की पोजीशन की बात कर लेते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है आयरन और स्टील को लेकर। तो आयरन अकॉर्डिंग टू द 2018 विद 106.5 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, क्या कहा है कि
2018 में इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था क्रूड स्टील का वो कितना था 106.5 मिलियन टन एंड इंडिया रैंक सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन। और पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था उसमें इंडिया सेकंड नंबर पर था और फर्स्ट नंबर पर क्या था, फर्स्ट नंबर पर चाइना। आफ्टर द चाइना सेकंड नंबर पर इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड स्टील को प्रोड्यूस कर रहा था। 1950 में लगभग दोनों ने, चाइना और इंडिया ने एक साथ प्रोड्यूस करना शुरू किया था आयरन स्टील को, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा आगे निकल गया और इंडिया पीछे रह गया है। क्यों? कि वहां पर प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है चाइना में और प्रोडक्शन के साथ साथ वहां पर कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है। मतलब वो प्रोडक्शन भी खूब कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो कंजप्शन भी खूब कर रहे हैं। अगर कंजप्शन खूब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री डेवलप कर रही है, वो कंट्री एडवांस बन रही है कि वहां पर बहुत ज्यादा कंजप्शन किया जा रहा है आयरन स्टील का, तो वहां पर हॉस्पिटल बनेंगे, वहां पर फैक्ट्रीज बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, दूसरी चीजें वहां पर डेवलप होंगी। एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। लेकिन अगर हम स्पंज आयरन की बात करें तो स्पंज आयरन इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड 2018 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड, क्या कहा है, 70.9 kg पर एनम। इंडिया की बात करें, हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो कंजप्शन किया गया था 2018 में कितना था, 70.9 kg पर एनम। और वहीं पर अगर हम पूरे वर्ल्ड के एक एवरेज कंजप्शन की बात करें तो वो था कितना, 224.5 kg। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना डिफरेंस है कि ये पूरे वर्ल्ड का एवरेज कंजप्शन है और ये इंडिया का कंजप्शन है पर एनम। ठीक है, तो आपको इंडिया की पोजीशन कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना कंजप्शन कर रहा है, कौन से प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये समझ में आ गया। बात हम करते हैं कि ये जो आयरन और स्टील है वो दो तरह से तैयार होता है, फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और दूसरा मिनी स्टील प्लांट। दोनों में फर्क क्या है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट वो प्लांट है, प्लांट का मतलब कोई पौधा नहीं है उसका, यहाँ पर प्लांट का मतलब पौधा नहीं, प्लांट का मतलब एक पूरी इंडस्ट्री वहां पर है। तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड स्टील को तैयार किया जा रहा है कि रॉ मटेरियल से लेकर और जो फिनिश्ड स्टील है वो सारी चीजें एक ही जगह पर तैयार की जा रही हैं। सो एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, हैंडल एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड स्टील तक, रोलिंग, मेकिंग एंड शेपिंग, ये सारी चीजें एक ही प्लांट पर, एक ही जगह पर कंप्लीट की जा रही हैं। मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल से आयरन और स्टील को बनाया जा रहा है, वो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। लेकिन जो मिनी स्टील प्लांट है वहां पर स्टील को बनाया नहीं जाता है, वहां पर क्या किया जाता है, तो देखते हैं मिनी स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट क्या कह रहा है, मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, कि जो मिनी स्टील प्लांट हैं वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के मुकाबले छोटे हैं एंड हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज आयरन। क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फर्नेस लगी हुई है, जैसे फर्नेस का मतलब जो भट्टियां वगैरह हैं वो लगी हुई हैं, और जहां पर यूज क्या किया जाता है, स्टील स्क्रैप, जो बचा कुचा स्टील है या फिर स्टील के टुकड़े हैं, और स्पंज स्टील को वहां पर यूज किया जाता है। एंड दे हैव re-roller that use steel ingot as well and they produce mild and alloy steel to given specification, कि वो स्टील से आगे का प्रोडक्शन उससे किया जाता है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या था कि आयरन और स्टील को प्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन ये जो मिनी स्टील प्लांट है इससे उसके यूटेंसिल्स वगैरह या फिर दूसरी चीज़ों को बनाया जा रहा है, उसमें स्क्रैप और स्पंज स्टील को यूज़ किया जा रहा है और उससे आगे प्रोसेस किया जा रहा है, उससे आगे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन 1950 इंडिया एंड चाइना प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। पहले भी बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 1915 में इंडिया और चाइना लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या, आयरन एंड स्टील। बट टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। लेकिन आज चाइना स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड
एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो, और इसके साथ साथ वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। एक डेटा दिखाती हूँ मैं आपको। डेटा देखिए, ये डेटा देखकर आपको पता चल जाएगा कि दोनों ने शुरुआत तो एक साथ की थी, जो शुरू किया था वो तो एक साथ किया था, लेकिन जो रेड कलर से आपको चाइना नजर आ रहा है कि चाइना कितना ऊपर चला गया है, और ब्लू कलर में आपको क्या दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो अभी भी बहुत पीछे है, किससे, चाइना से। और इसके साथ ही चाइना बन गया नंबर 1 प्रोड्यूसर इन आयरन एंड स्टील। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, पहले ये देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, ये रेड कलर से सर्कल करके दिखाया मैंने, ये एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, कि सबसे ज्यादा जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके आसपास के एरिया में ही हैं। अब ये क्या रीजन है, वहां पर ही ऐसे क्या रीजन है कि सारी जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं आयरन और स्टील की वो वहीं पर हैं, तो उसके लिए रीजन है लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आयरन और वो कहां पर मिल रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज में। प्लेट्यूज क्या है, चट्टानें, और चट्टानों के अंदर ही क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, तो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल रहा है तो वहीं पर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लिया गया है। एंड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, कि जो आयरन और क्योंकि वहां पर ही है तो उसको कॉस्ट कितनी, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में भी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं खर्च करनी पड़ती है, तो लो कॉस्ट पर मिल रहा है। एंड हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इरेगुलर नहीं हो रहा है, कि रेगुलरली उसकी सप्लाई है, रेगुलर मिल रहा है और हाई ग्रेड का मिल रहा है। एंड चीप लेबर, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके आसपास का जो एरिया है पॉपुलेटेड एरिया है, तो जो लेबर चाहिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर वो इजीली वहाँ पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ वहाँ पर फिनिश्ड गुड को सेल करने के लिए मार्केट भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिपेंड कर रही हैं कि मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन है कहाँ पर, छोटा नागपुर प्लेट्यूज में। और इसके साथ साथ ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट के लिए क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल कैसे, कि मार्केट में जो वहां पर इंडस्ट्रीज में आयरन स्टील को सेटअप किया गया, प्रोड्यूस किया गया, और प्रोड्यूस करने के बाद ही उसके आसपास के एरिया में जो दूसरी मार्केट है जो उससे फिनिश उस आयरन स्टील को लेकर फिनिश्ड गुड में उसको कन्वर्ट कर रही हैं, वो उनको खरीद लेती हैं कि आयरन को शेपिंग दे दिया गया, आयरन और स्टील बना लिया गया, और बनाने के बाद उसको दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, मार्केट में सेल कर दिया गया, दूसरी इंडस्ट्रीज ने उसको खरीद लिया और उससे फिनिश्ड गुड में उसको प्रोड्यूस कर दिया गया, फिनिश्ड गुड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो डिपेंड कर रही हैं, इट मीन्स लोकेशन, ये लोकेशन है, ये सारी चीजें फेवर कर रही हैं कि इंडस्ट्रीज को छोटा नागपुर प्लेट्यू में होना चाहिए। ये सारी फेवरेबल कंडीशन एक इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करा रही हैं। उसके बावजूद जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कॉइल। इसका रेशो हमने देखा था ना कि जब आयरन और स्टील में उसको कन्वर्ट कराया जाता है तो वहां पर हमें कॉल चाहिए होगा। तो कहा है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कॉयल है नहीं, कॉयल की खदानें नहीं है, कोयला नहीं है, लेकिन कितना है, लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो उसकी कॉस्ट काफी हाई है। ये एक प्रॉब्लम है या फिर ये एक चैलेंज है। एंड लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की लोअर प्रोडक्टिविटी कितनी है कि लेबर जिस पोटेंशियल से काम करना चाहिए या फिर जितना पोटेंशियल से वो काम कर सकते हैं उतने पोटेंशियल से वो काम नहीं करते, उतना पोटेंशियल वो काम में नहीं देते हैं, इसीलिए लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कहा गया है। ये भी एक चैलेंज है। एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी की जो सप्लाई है वो रेगुलर नहीं है, और रेगुलर नहीं है तो एक बार मशीनें बंद हो गई तो फिर से उनको गर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर से उनको रिस्टार्ट किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं अच्छी नहीं है, बैंकिंग अच्छी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो ये एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत अच्छा नहीं है, वो
पुअर है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री फेस कर रही हैं। बट लिबरलाइजेशन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब लिबरलाइज कर दिया गया, पॉलिसीज को लिबरलाइज कर दिया गया और इसके साथ साथ जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट अप किया, बूस्ट प्रोवाइड किया, हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्रीज विद एफर्ट टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कि जब लिबरलाइजेशन हो गया तो एंटरप्रेन्योर्स आए, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराया जाए, और वो कोशिश करेंगे, ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे कि जिससे जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, कि लागत कम से कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, नए नए सर्वे करेंगे तो उसको एक जो इंडस्ट्रीज है आयरन स्टील, उनको एक बूस्टअप मिलेगा। एंड देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड रिसर्च and development to produce steel more competitively। तो जब सर्वे किए जाएंगे, रिसर्च की जाएगी, उसको और इफेक्टिव बनाया जाएगा, तो ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है उसको एक बूस्टअप मिलेगा। किसके आने से, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उनके आने से, और फॉरेन इन्वेस्टमेंटर्स हैं उनके आने से उसको एक बूस्टअप मिला है। वो क्या कर रही है, वो ग्रो कर रही है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको कुछ हद तक सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई हैं, क्यों लगाई हैं, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, क्या चैलेंजेस हैं, कौन उसको बूस्टअप कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच बच्चे।